हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू स्टूडेंट अड्डा। आज को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सबसे पहले एटम के बारे में हमें पढ़ना है। व्हाट इज एटम? एटम क्या होता है? एटम हमारा इनडिविजिबल पार्ट होता है। इनडिविजिबल पार्ट होता है किस चीज का? मैटर का। ठीक है, जो हमारा मैटर है वो किस चीज से बनता है? वो एटम से बनता है। और एटम क्या है? हमारा इंडिविजिबल पार्ट है और साथ ही साथ स्मॉलेस्ट पार्ट है। स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। इंडिविजिबल पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है। स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट साइंटिस्ट थे, अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग मॉडल्स दिए थे। ठीक है, उन मॉडल्स को हमें पढ़ना है। सबसे पहला हमारा एक मॉडल आता है इसमें। चलो मॉडल से पहले हम एक स्टार्ट करते हैं। इसमें एटम्स में हमारे क्या क्या चीजें होती हैं? एटम्स में हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं। तो इनको हम एक तरीके से कह सकते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, जब भी आपसे कोई पूछे कि बताइए सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, तो आप बताएंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एटम्स क्या है? इंडिविजुअल पार्ट है मैटर का। क्या है ये? स्मॉलेस्ट पार्ट है। तीन चीजों से मिलके बनता है। तीन चीजें होती हैं सब एटॉमिक। सब का मतलब एटम के अंदर। ठीक है, एटम किन चीजों से मिलके बना है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर। चलिए, अब हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, हमारे पास है प्रोटॉन और हमारे पास है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को हम, इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से और न्यूट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसे होता है? माइनस। ठीक है, माइनस का मतलब है नेगेटिवली। ठीक है, प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिव, तो हम इसे बोलेंगे पॉजिटिवली। न्यूट्रॉन का मतलब क्या है? कैसा चार्ज होता है? नो चार्ज, मतलब कि न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जीरो। जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं न्यूट्रल। ठीक है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, कोई चार्ज नहीं न्यूट्रॉन। तो हम क्या करते हैं? हम ई के ऊपर माइनस भी दिखाते हैं। हम ऐसे पी के ऊपर क्या दिखाते हैं? पॉजिटिव भी दिखाते हैं। और न्यूट्रॉन को हम कुछ नहीं दिखाते, केवल एन। ठीक है, दोबारा से हम रिवाइज करते हैं फटाफट से। इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई से नेगेटिवली चार्ज और ई के ऊपर हम क्या दिखा देते हैं? माइनस। प्रोटॉन पॉजिटिव कैसे? पी, और पी के ऊपर क्या दिखा देते हैं? प्लस। तीसरा क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम कैसे दिखाते हैं? एन से। न्यूट्रल होता है, चार्ज क्या है? जीरो, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल एन से। नोट डाउन कर लीजिए बेटा फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब हमें क्या देखना है? अब हमें इनमें दो चीजें इनकी याद रखनी है अच्छी तरीके से। एक तो चार्ज, एक मैं लिखता हूं चार्ज और एक मैं लिखता हूं मास। ठीक है, ये मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन, ये मैंने लिखा प्रोटॉन, ये मैंने लिखा न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हमने एक छोटी सी टेबल बना ली है। हम क्या करेंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? माइनस में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। इसके ऊपर भी कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27। आगे यूनिट क्या आएगी? kg। kg क्यों यूज कर रहे हैं? kg इसलिए क्योंकि मास। सर व्हाट इज c? c का मतलब है कूलॉम। किस चीज की यूनिट होती है? चार्ज की यूनिट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, आगे माइनस लगेगा, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम लगेगा। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 ठीक है, kg। 1.672, अगर आप एग्जैक्ट देखते हैं 1.672, ठीक है।
ये होता है 1.675 के आसपास, 5 या 3 होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, इतना चार्ज 1.675 इंटू 10⁻⁻27। तो अगर देखा जाए तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में हैवियर कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है हैवियर, ठीक है। ये हमारा चार्ज मास। चलिए एक चीज और ऐड कर लेते हैं, लोकेशन कहां पर मिलते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों हमारे कहाँ मिलते हैं, न्यूक्लियस में। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। न्यूक्लियस में रहने वाला न्यूक्लियॉन, और न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये कहाँ रहता है, ये रहता है न्यूक्लियस के बाहर। तो ये कहाँ रहते हैं, एक तरीके से आप मान सकते हैं ऑर्बिट या फिर आउट साइड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर, आउटसाइड न्यूक्लियस। ये क्या है, इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस। और इनसाइड न्यूक्लियस में रहने वाले क्या हैं, आपके न्यूक्लियॉन है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी की। किसने किसको डिस्कवर करा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को करा है चैडविक ने, और प्रोटॉन को करा है गोल्ड स्टीन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन को चैडविक ने। एक और चीज़ आती है हम बोलते हैं जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को करा था रदरफोर्ड ने, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक और रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने किसको, न्यूक्लियस को। और आपको पता है न्यूक्लियस में कौन दोनों रहते हैं, ये दोनों रहते हैं। ये क्या है, न्यूट्रॉन है, किसने डिस्कवर करा, चैडविक ने। ये क्या है, प्रोटॉन, किसने डिस्कवर करा, गोल्डस्टीन ने। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, किसने डिस्कवर करा, थॉमसन ने। माइनस का साइन क्यों लगाया, नेगेटिवली चार्ज है। प्लस का साइन क्यों लगाया, पॉजिटिवली चार्ज है। कोई साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि क्या है ये न्यूट्रल। डन, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। अब आते हैं थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल, ठीक है, बहुत ईजी है। थॉमसन मॉडल ने बोला है कि एक पॉजिटिव स्फीयर होता है, पॉजिटिव स्फीयर। अंदर क्या होते हैं, अंदर होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। सर ये क्या है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्होंने क्या बोला, थॉमसन जी ने बोला कि एक पॉजिटिवली स्फीयर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। और इन्होंने कह दिया मेरा जो मॉडल है वो वाटरमेलन से रिसेंबल करता है। वाटरमेलन में जो रेड वाला पार्ट होता है, मतलब कि पॉजिटिव स्फीयर का मतलब कि जो रेड वाला पार्ट होता है, रेड पार्ट, ठीक है, उसको इन्होंने बोला पॉजिटिव स्फीयर। और जो सीड्स होते हैं उसको इन्होंने बोला कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स की तरह होते हैं। समराइज करते फटाफट से। थॉमसन मॉडल सेड दैट कि जो एटम्स हैं, एटम्स embedded atoms in which electrons are embedded in positive sphere just like as red part of watermelon, whereas the negatively charged particles are just like seeds which embedded in the positive sphere of watermelon, ठीक है। ये दोनों हैं हमारा आपका थॉमसन मॉडल सीड्स के बारे में और रेड पार्ट के बारे में। रेड पार्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव स्फीयर, सीड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, फटाफट से करिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट मॉडल इज
रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल। और रदरफोर्ड मॉडल से पहले हमें पढ़ना है रदरफोर्ड स्कैटरिंग, ठीक है। अब रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्या है? रदरफोर्ड स्कैटरिंग में इन्होंने क्या करा, एक गोल्ड का पीस लिया, उस पीस में से अल्फा रेस पास कर। ये क्या है? ये है अल्फा रेस। क्या है? अल्फा रेस। इन्होंने ये देखा कि अल्फा रेस पार्टिकल्स सीधी सीधी निकल गई विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कुछ अल्फा रेस आई, टकराई, थोड़ा सा मुड़ी, आई, टकराई, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन उन्होंने शो करा। कुछ अल्फा रेस आई जो टकराई, जिन्होंने ज़्यादा डिफ्लेक्शन करा। कुछ आई टकराई जिन्होंने ज़्यादा डिफ्लेक्शन करा। और बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल्स से जो आए, जैसे वो आए वैसे ही वो चले गए। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इस चीज़ को हम बोलेंगे बैक स्कैटरिंग, ठीक है। बैक स्कैटरिंग। बैक स्कैटरिंग का मतलब क्या है कि लगभग अप्रॉक्स 12,000 पार्टिकल्स में एक ऐसा पार्टिकल था जिसने क्या करा, बैक स्कैटरिंग करी। तो यहाँ से इन्होंने कॉन्क्लूजन निकाला था कि यहाँ पर सेंटर में कुछ पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों है पॉजिटिवली? क्योंकि जो अल्फा रेस पार्टिकल है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। अब आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव करते हैं रिपेल, ठीक है। तो रिपेल, इन्होंने कहा सेंटर में कुछ है, और वो क्या है, तो उन्होंने कह दिया कि ये है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गया रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सम रेज passes without any deflection. Out of these some alpha particles, they bend through small deflection. Some particles scattered through large angle. और out of वन पार्टिकल 12,000 में से एक ऐसा पार्टिकल था जिसने क्या करी, बैक स्कैटरिंग करी। इन्होंने कॉन्क्लूजन निकाला कि सेंटर में कुछ ऐसा कुछ ऐसी चीज़ है जो पॉजिटिवली चार्ज है। इन्होंने डिस्कवरी करी न्यूक्लियस की। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। चलिए, अब इन्होंने क्या करा, रदरफोर्ड जी नहीं, इन्होंने कहा कि सेंटर में कुछ न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। और रिवॉल्व करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं घूमते 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 कहाँ आके, न्यूक्लियस में आके गिर जाते हैं, ठीक है। इन्होंने ये बोला, जबकि ऐसा नहीं था। ये था हमारा रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड जी ने बोला था कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहे होते हैं ऑर्बिट में, कह सकते हैं आप एक तरह से। तो एक टाइम ऐसा होगा एनर्जी लॉस करते करते वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएंगे। गिर जाने पे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ऐसे गिर जाते तो खत्म है सब कुछ। तो रदरफोर्ड जी का ये था मॉडल, ठीक है। तो इनका यही लिमिटेशन था, इनका लिमिटेशन भी यही था कि इन्होंने जो बोला था कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी लॉस होते हैं बाय इलेक्ट्रॉन्स। एक टाइम ऐसा होगा कि एनर्जी लॉस होते होते इलेक्ट्रॉन्स कहाँ के, न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, फटाफट से नोट डाउन करिए रदरफोर्ड के बाद। अब हम चलते बोर्ड्स मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, बोर्ड्स मॉडल है। बोर्ड्स मॉडल, बोर्ड्स मॉडल बहुत इजी है। इन्होंने बोला सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, न्यूक्लियस के बाहर होती है शेल्स। 2 मिनट मुझे दीजिए, 2 सेकंड दीजिए, फटाफट से मार्कर चेंज करते हैं, ठीक है। सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। व्हाट इज, ये क्या है, ये गोल गोल से जो बनाया आपने, दीज आर कॉल्ड शेल, ऑर्बिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप जो बोल सकते हैं, शेल बोलिए, ऑर्बिट बोलिए, एनर्जी शेल बोलिए, जो आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोर्ड्स मॉडल जी ने बोला सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, ऑर्बिट्स होती हैं। इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। इन्होंने इन शेल्स को कैसे कैटेगराइज करा, के शेल, एल शेल, एम शेल, ठीक है। आप के कह सकते हैं या फिर N1 कह सकते हैं, या फिर आप L कह सकते हैं या N2 कह सकते हैं, या आप M कह सकते हैं या N3 कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, एक पाथ होता है, उस पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उसको हम बोलेंगे ऑर्बिट या एनर्जी शेल।
एनर्जी शेल, ठीक है। और कैसे इन्होंने कहा, जो सबसे न्यूक्लियस के पास है, जो न्यूक्लियस के पास है, जो न्यूक्लियस के पास है वो उसकी एनर्जी सबसे कम है, जो न्यूक्लियस के दूर है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी M की है, उसके बाद L की है सबसे कम, और सबसे कम किसकी है, K की सबसे कम, उससे ज़्यादा L की, उससे ज़्यादा किसकी, M की। ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना दिया, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना सकते हैं। K की एनर्जी सबसे कम, उससे ज़्यादा L की, उससे ज़्यादा M की, एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे चलते जाएंगे। इनफाइनाइट नंबर में हमारे शेल्स होते हैं, उन शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज कॉल्ड बोर्ड्स मॉडल। एक चीज़ और बोली थी इन्होंने, बोर्ड जी ने, कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है, मान लीजिए कि K से वो एक्साइट होके L में जा रहा है, इस टाइम में क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी लॉस कहिए या एनर्जी एमिट कहिए, तभी एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि हायर से लोअर, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्साइटेशन करते हैं लोअर से हायर में, हायर से लोअर में, ठीक है। ये हमें अच्छी तरीके से याद रखना है, बहुत ही आसान है। बोर्ड्स मॉडल, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक चीज हमारे पास आती है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। पहला पॉइंट आप याद रखना, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। याद आप ये रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतना क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। ये हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कार्बन, मैंने ऐसे नीचे लिख दिया 6 और मैंने ऐसे ऊपर लिख दिया 12, ठीक है। तो आप क्या समझे सर, क्या कर दिया आपने, 6 कोई बहुत बड़ी चीज कर दी। 6 का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और ये क्या है सर, तो फिर ये है मास नंबर। ये तो आपने समझा ही नहीं, मास नंबर, आपने एटॉमिक नंबर समझा है। एटॉमिक नंबर का मतलब आपने बता दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आप Z से। आपने ये 3 चीजें बताई, मास नंबर कहाँ से आ गया, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करिए फटाफट से, फिर हम मास नंबर पढ़ते हैं जल्दी से फटाफट। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे है अब हमारे सामने क्या, मास नंबर। मास नंबर, मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से। और किसके बराबर होता है, A किसके बराबर होता है, A हमारा बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जगह यहाँ पर n लिख देता हूँ, ठीक है, याद रहेगा। और सिंपल में लिखते हैं A इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और अभी हमने पीछे एटॉमिक नंबर क्या पढ़ा था, उसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। Z इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने अच्छी तरीके से। मास नंबर क्या है, अगेन आई एम टेलिंग यू, मास नंबर इक्वल्स टू क्या, A से, और A इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की जगह P, न्यूट्रॉन की जगह N, इन दोनों को ऐड करा क्या निकल के आ जाएगा, मास नंबर निकल के आ जाएगा। चलिए नोट डाउन करिए फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे है अब हमारे पास एक एलिमेंट है X, उसका मैंने एटॉमिक नंबर 9 लिख दिया, ठीक है। और मास नंबर मैंने लिख दिया, सपोज करिए 20 लिख दिया, ठीक। अब मैं आपसे कहता हूं कि बताइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ये जो सर है 9 इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर हम 9 नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं। और न्यूट्रॉन क्या है सर, न्यूट्रॉन होता है ये जो ऊपर वाला है, ये तो हो गया आपका A का मतलब क्या, मास नंबर। और
नीचे वाला क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। तो सर आप एक काम करिए, मास नंबर में से अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो आप क्या करिए, ए में से जेड को माइनस कर दीजिए। ए क्या है 20, जेड क्या है 9। सर जेड क्या ले लिया आपने, बेटा जेड है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। 20 क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास कितना है 20, 20 में से 9 माइनस करा, कितना आ जाएगा, 20 में से 9 माइनस करा 11। 11 क्या है, न्यूट्रॉन है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मगर आप ये नहीं कह सकते कि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही न्यूट्रॉन्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत केसेस होते हैं कि जिसमें प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन होता है, और कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं कि जिसमें प्रोटॉन बराबर नहीं होता न्यूट्रॉन के। तो सिंपल सा हमने क्या सीखा, हमने एक नई चीज़ ये सीखी कि अगर हमें क्या करना होता है, अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए तो हम क्या करते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर इक्वल्स टू ए एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू जेड। इन दोनों को माइनस करिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, नोट डाउन करिए फटाफट से जल्दी। चलिए बेटा, आपने उतार लिया होगा आई होप। थोड़ी सी प्यास लग गई थी, थोड़ा सा पानी भी पीना चाहिए। ठीक है, लेट्स डू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक विच वी हैव कवर्ड। ठीक, एक क्वेश्चन है आपके सामने, विच इज हैवियर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सेकंड क्वेश्चन इज गिव द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन Cl, क्लोरीन 37 एंड 35। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ 3 एलिमेंट्स, elementary particles which constitute an atom। बहुत आसान है, फटाफट से कर सकते हैं, करते हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। कौन सा हैवियर है, हैवियर है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है? जल्दी से बताओ कौन सा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, कौन सा हैवियर है? मैंने कहा जी न्यूट्रॉन है, और एक्चुअल में न्यूट्रॉन ही इसका आंसर है। ठीक है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यस न्यूट्रॉन इज हैवियर देन प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा होता है 1.675, इसका होता है 1.673 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, और इसका होता है 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, तो हैवियर कौन सा हुआ, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, गिव द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन क्लोरीन 17 एंड 35। कौन सा क्या है प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट हो रहा है 17, तो इसका आंसर है 17 प्रोटॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ द 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच कॉन्स्टिट्यूएंट एन एटम। 3 बताइए, बताइए फटाफट से बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड करिए वीडियो को, फटाफट बताइए कौन से 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज, माइनस, प्रोटॉन के ऊपर प्लस, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट फटाफट से जल्दी से टॉपिक कवर करते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आता है हमारा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स,
आइसोबार्स, आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। ठीक, आइसोटोप्स बहुत ही इजी है, सेम होता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका सेम होता है एटॉमिक, ओहो लिखा क्यों नहीं आ रहा, एटॉमिक नंबर, डिफरेंट होता है मास नंबर। ठीक है, मास नंबर जिनका डिफरेंट होगा, सेम होगा एटॉमिक नंबर। अब मैंने आपके सामने लिखा H, हाइड्रोजन 1 1 1 2, क्या लिख दिया सर? समझ में नहीं आया? क्या लिख रहे हो? मैं लिख रहा हूं कि नीचे वाले देखो 1 1, मतलब कि क्या है सर? सेम है। बेटा नीचे वाले क्या होते हैं सर? नीचे वाले होते हैं एटॉमिक नंबर। ये तो आपने एटॉमिक नंबर सेम लिख दिया। तो बेटा मैंने ऊपर क्या लिखा है सर? ये ऊपर आपने डिफरेंट लिख दिया। एक बार आपने 1 लिखा, एक बार आपने 2 लिखा। एक स्पीशीज का एटॉमिक मास 1 है, दूसरी स्पीशीज का एटॉमिक मास नंबर 2 है। बेटा आपने आंसर दे दिया। तो क्या है ये है सर मास नंबर। तो हमने क्या बोला? हमें क्या सेम दिखा सर? एटॉमिक नंबर। डिफरेंट क्या दिखा? मास नंबर। तो हुआ ना आइसोटोप्स। ठीक है, आइसो का मतलब सेम, टोप्स का मतलब एटॉमिक नंबर। आइसो का मतलब सेम, टॉप्स का मतलब एटॉमिक नंबर। आइसो का मतलब सेम, टॉप्स का मतलब एटॉमिक नंबर। ध्यान से कहो सर, रिपीट करे यार बार बार, बेटा याद हो जाता है ऐसे। आइसो बार, आइसो मतलब सेम, बार का मतलब मास नंबर। आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब मास नंबर। सर अब एग्जाम्पल भी लिख दीजिए। एग्जाम्पल तो लिख ही नहीं रहे, क्या करें यार जब से आप। एग्जाम्पल लिखो फटाफट से। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं। एक मैंने लिखा आर्गन, एक मैंने लिखा कैल्शियम। इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, एटॉमिक मास कितना? 40। इसका एटॉमिक नंबर कितना? 20, एटॉमिक मास कितना? 40। क्या सेम दिख रहा है? ये दोनों सर सेम दिख रहे हैं। कितने कितने क्या सेम दिख रहे हैं सर? दोनों 40 हैं। तो बेटा ये 40 वाला पार्ट क्या है दोनों का? सर ये तो मास नंबर है। ये दोनों क्या है सर? ये दोनों एटॉमिक नंबर है। क्या सेम दिख रहे हैं? नहीं सर, एक का 18 दिख रहा है, एक का 20 दिख रहा है। तो हुआ ना डिफरेंट? हाँ जी सर डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्या है? एटॉमिक नंबर। सेम क्या है? मास नंबर। तो क्या बोलेंगे इसे? आइसोबार। आइसोटोप्स वो होते हैं, आइसोटोप्स आर दोज स्पीशीज व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर। Isobars are those species which have same mass number. Isotopes are those species which have different mass number. Isobars are those species which have different atomic। और बुक्स में आप पढ़ेंगे, आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे दुनिया भर के। ठीक है, एक चीज और हमारी इसमें रहती है, आइसोटोप्स बता दिया, आइसोबार बता दिया। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, एप्लीकेशंस। फर्स्ट क्या एप्लीकेशन है? यूरेनियम का। मैं इधर की तरफ मिटा देता हूं, आइसोबार वाला नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर हम एप्लीकेशंस पढ़ते हैं फटाफट से, जल्दी खत्म करते हैं। ओके बेटा चलिए आगे चलते हैं, हटाते हैं इस दीवार को, हटा दी। यूरेनियम क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इसका क्या यूज होता है? इसका यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज होता है टू प्रोड्यूस या प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के काम में आता है। दूसरा सेकंड वन एप्लीकेशन, हो सेकंड एप्लीकेशन यूरेनियम। अब कौन सा एप्लीकेशन है सर? कोबाल्ट। कोबाल्ट का क्या ऐसे यूज करेंगे? ट्रीटमेंट। किसका ट्रीटमेंट? फारूक सर का ट्रीटमेंट नहीं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर सर वाला कैंसर जो गुटखा खाने से होता है, हाँ वेरी गुड, वाला कैंसर। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर किससे होता है? आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। तीसरा क्या था? आयोडीन, आइसोटोप ऑफ आयोडीन। आयोडीन का काम किस चीज के काम में आता है? ये भी ट्रीटमेंट करने के काम में। सर किस किस चीजों से ट्रीटमेंट करोगे? अपना नहीं करूंगा, हमें अपना नहीं करना, किसका करना है ट्रीटमेंट? आयोडीन से। गॉइटर का। गॉइटर क्या कंडीशन होती है? गॉइटर एक कंडीशन होती है जिसमें ये जो हमारा गला वाला पार्ट है ये फूल जाता है, स्वेल हो जाता है।
ठीक है, ये गला वाला पार्ट है, ये कान है, ये गला वाला पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वेल। ठीक है, और स्वेल कब हो जाता है, स्वेल तब होता है जब हमारे शरीर में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे आइसोटोप्स के एप्लीकेशन 3 हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में, कैंसर में, गोइटर में कैसे, आयोडीन से, कैंसर में कैसे, कोबाल्ट से, न्यूक्लियर रिएक्टर में कैसे, यूरेनियम से। ठीक है, नोट डाउन करिए फटाफट से, लिख लीजिएगा, यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, आयोडीन, कोबाल्ट, यूरेनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद करिएगा इसे ठीक से। ठीक है, आगे चलते हैं, मार्कर गिर रहे हैं, कह रहे हैं चैप्टर खत्म होने वाला है, फटाफट से मार्कर उठा लो और हमारे टॉपिक सारे पढ़ा दो। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक चीज रहती है जिसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बता दीजिए क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में क्या रहते हैं, प्रेजेंट। Valence electrons are those electrons which present in outermost shell of an atom। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक एग्जाम्पल करवा दीजिए सर, मेहरबानी आपकी। सोडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। के शेल, एल शेल, एम शेल। के शेल में कितने होते हैं, 2। एल में कितने होते हैं, 8। एम में कितने होते हैं, 1। सर इसमें 2 ही क्यों गए, सर इसमें 8 ही क्यों गए, इसमें 1 ही क्यों गए। हम एक होती है बोर्ड्सबरी स्कीम, बोर्ड्सबरी स्कीम। सर कौन सी स्कीम, बोर्ड्सबरी स्कीम। किस चीज़ की स्कीम, इलेक्ट्रॉन को भरने की, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने की। इसने कहा है 2n की पावर स्क्वायर। अगर आपको किसी शेल में पता करने कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2n की पावर स्क्वायर लगा दीजिए। सर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, अब बताओ 2n की पावर स्क्वायर यूज कैसे करें। मैंने क्या कहा था, k = 1 भी हो सकता है, l = 2 भी हो सकता है, m = क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अगर मैं पता लगाना मुझे k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो मैं क्या कर दूंगा, 2 × 1 की पावर स्क्वायर = 2, जो कि मैंने भरे। एक होता है l शेल, एल शेल में सर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, फटाफट उससे बताइए मुझे फटाफट। 2 × 2 की पावर स्क्वायर, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, कितना आ जाएगा, 8। उसके बाद आता है एम शेल, 2 × तीसरा शेल है, 3 की पावर स्क्वायर, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। अगर KLMN, एन शेल की अगर हम बात करते हैं, लिख देते हैं इधर, एन शेल की अगर हम बात करते हैं तो बताइए क्या होता। सर 2n की पावर स्क्वायर लगाइए बेटा, n की जगह क्या रखूं, n की जगह सर 4 की पावर स्क्वायर रखिए। 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 32, 32 इलेक्ट्रॉन्स आ पाते सर। इतना भी नहीं पता आपको, ओके बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है, उतारिए फटाफट से ऐसे, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे देखते हैं हम। यहाँ पर ही हम इतना पार्ट मिटा दें जितनी हमें ज़रूरत है, एक्स्ट्रा नहीं मिटाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे। चलिए अब हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया, ये है हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन, किस में गया, m में। तो m को क्या बोलेंगे, m को हम बोलेंगे आउटर मोस्ट शेल। सर एक ले लीजिए जिसमें m के अलावा दूसरा शेल यूज हो, बेटा कैल्शियम ले लो। ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने कैल्शियम ले लिया। कितने आएंगे, 2। कितने आएंगे, 8। इस वाले में कितने आएंगे, 8। सबसे लास्ट वाले में कितने आएंगे, 2, 8, 18 हो चुके हैं, 2 बचे। एल एम के बाद क्या आएगा, n। n में कितने आएंगे, 2। तो लास्ट शेल कौन सा यूज हुआ, लास्ट ऑर्बिट कौन सा यूज हुआ हमारा, n। तो हम अगर पूछे, अगर कोई पूछ ले आपसे कि बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैल्शियम में कितने हैं, तो आप कह देना कि कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो, कर ली कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, 2। क्या मानूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वाला मानूं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, पागल हो गया, ये तीनों क्यों मानोगे। ये इनर शेल है, ये वाला क्या है, आउटर शेल है। आउटर शेल में कितने हैं, 2। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास 2।
ऐसे आप सोडियम को बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं सर। के और एल शेल तो सर इनर मोस्ट शेल हो गए, ये वाला लास्ट वाला एम वाला क्या माना जाएगा, आउटर मोस्ट। तो इसका सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 1। ठीक है, एक और करके देखते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, 286। बताइए क्या होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फटाफट से कमेंट कीजिए, बताइए फटाफट से कितने हैं सल्फर में। ये आपका है होमवर्क, फटाफट से मुझे बताइएगा। ठीक है, कितने इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऐसे पोटेशियम 19, कॉन्फ़िगरेशन इज 2881। तो कितने इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कमेंट कीजिए फटाफट से। चलिए आगे चलते हैं, नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक रहता है हमारे पास वैलेंसी। चलिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही बदल दे रहे हैं, किसमें, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बदल देते हैं वैलेंसी में। देखा कितना स्मार्ट हुआ है, वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइन होने की कैपेसिटी। कंबाइन, मेरे पास 2 हाथ है, 2 हाथ से 2 बंदे पकड़ सकता हूँ। मेरी वैलेंसी क्या है, मेरी वैलेंसी है 2। क्यों सर, आप 2 बंदों को पकड़ सकते हो, इस वजह से आप वैलेंसी 2 कह रहे हो। जो 4 बॉन्ड बना सकता है, चार एलिमेंट्स को पकड़ सकता है अपने हाथ, उसकी वैलेंसी 4। ठीक है, तो हमें वैलेंसी देखनी है किसकी क्या बैठेगी। अब हमें वैलेंसी कैसे निकालना होता है, वैलेंसी हमें निकालना होता है अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, 2 और 3 इक्वल्स टू वैलेंसी। अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमें क्या करना होगा, हमें 8 में से माइनस करना होगा क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकल के आ जाएगी, वैलेंसी। याद रखिएगा, इफ यू हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 देन दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वैलेंसी। इन सम केसेस इफ यू हैव 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन इन outermost shell, then if you have to calculate valency then minus from 8 minus वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए सर एग्जाम्पल से बताइए फटाफट। ऑक्सीजन लीजिए, ऑक्सीजन दे दिया आपको, बताइए इसकी वैलेंसी कितनी है। मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा के में कितने हैं 2, एल में कितने हैं 6। तो अब मुझे क्या करना है, 6 है मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अब कितना ये वाला केस लगेगा, 4, 5, 6, 7, 8, तो 3 से तो ज्यादा है, 3 से ज्यादा है। सर बात तो सही है आपकी, 3 से ज्यादा है 6 है। तो बताइए अब आप क्या करेंगे, मैं करूंगा, लिखूंगा वैलेंसी इक्वल्स टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वी हैव 6, तो 8 माइनस 6 इक्वल्स टू व्हाट, 2। नेक्स्ट एक एलिमेंट लेते हैं सोडियम, बहुत प्यारा, 281, कॉन्फ़िगरेशन इस के शेल में 2, एल में 8, एम में कितना 1। तो वैलेंसी कैसे निकलेगी, वैलेंसी निकलेगी सर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी वैलेंसी। बेटा ऐसे कैसे कह दिया सर, आपने तो बताया 1, 2, 3 इक्वल्स टू वैलेंसी, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी क्या हुई 1। वेरी गुड। नेक्स्ट एक और एक एलिमेंट लेते हैं, फटाफट से नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम एक एलिमेंट लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल सा लीजिए। चलो सिलिकॉन, फॉस्फोरस। सिलिकॉन में करता हूँ, फॉस्फोरस आप करिएगा। सिलिकॉन क्या है 14, फॉस्फोरस क्या है 15, ये आप करेंगे, साथ ही साथ करते रहिए मेरे साथ। कितने हैं 14 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 284। क्या केस लगा 4। तो सर अगर आपको वैलेंसी निकालने की इतनी ही ज़्यादा जल्दी है तो आप एक काम करिए, 8 में से 4 माइनस करिए, आंसर क्या आ गया 4। सर इसके पास 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी भी 4 है, आप याद रख सकते हैं, इसे आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही वैलेंसी होगी। फॉस्फोरस बताइए फटाफट से कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जल्दी फटाफट क्या होगी 285, 8 और 2 10 और 10 और प्लस 5 15, और एटॉमिक नंबर भी क्या है 15। चलिए कर दिया। अब कितने इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, शेल कैसे यूज करेंगे KLM,
तो m शेल तो आउटर मोस्ट शेल हुआ, और इलेक्ट्रॉन्स उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे कितने है 5। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है, वैलेंसी निकाल के दिखा दो, निकाल दो, बहुत ईजी है। क्या कर देंगे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, 8 माइनस 5 इक्वल्स टू क्या है 3। तो वैलेंसी कितनी है इसकी 3। फॉस्फोरस का जरा मैं लिख दूं यहां पर, फॉस्फोरस हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स equals to 5 but valency of phosphorus is 8 minus 5 equals to 3। अगर पेपर में आता है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, कोई प्लस माइनस नहीं करना, बस ओनली कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। और अगर आती है वैलेंसी तो आपको ये याद रखना है, अगर 1 2 या 3 होती है तो इक्वल्स टू वैलेंसी, जबकि 4 5 6 7 8 होता है तो 8 में से माइनस करना है। सर एक बताइए जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 हो मगर वैलेंसी जो है ना वो 0 होनी चाहिए। अच्छा पहले से नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, आगे चलते हैं फिर। चलिए, एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 हो मगर उसकी वैलेंसी 0 होनी चाहिए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। क्या है नियॉन, एटॉमिक नंबर क्या है 10, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8। 8 क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी क्या है निकाल लो ना सर, चिल्ला क्यों रहे हो। 8 माइनस 8 इक्वल्स टू क्या है 0। क्यों करा 8 में से 8 माइनस, क्योंकि सर 3 से ज़्यादा है आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 3 से ज़्यादा है। अगर 3 तक भी होते तो वैलेंसी होता सर 4, आपके पास तो 8 है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 है। तो 8 में से 8 माइनस करिए वैलेंसी। तो क्या सर वैलेंसी 0 हो सकती है? बिल्कुल वैलेंसी 0 हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती वैलेंसी? तो इनको हम बोलते हैं, जिनकी वैलेंसी 0 होती है उनको बोलते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। है क्या बोल दिया? आइसोलेटेड गैसियस एटम आर दोज एटम विच हैव वैलेंसी 0 बट दे हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 इन देयर आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में कितने 8 होने चाहिए। ठीक है, तो अब कुछ केसेस रहते हैं जिसमें 2 में भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, केवल वो एक एलिमेंट है हीलियम। ठीक है, हीलियम भी आइसोलेटेड होता है, इसके आउटर मोस्ट में 2 भी होंगे तो भी ये 2 ही होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, स्टेबल होता है, एक्सेप्शन है ये वाला। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयर कीप लाइकिंग, और ऐसे ही आप प्यार देते रहिए और पढ़ते रहिए, अच्छा करिए कुछ। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।